हेलो स्टूडेंट। एक्चुअली आपने मुझे 6 क्वेश्चन भेजे, उनके अंदर से मैंने 2 क्वेश्चन का मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ लगी कि आप जो लिखते हैं वो कंटेक्चुअल लिखते हैं। ठीक है, आप कंटेक्चुअल चीज़ें लिख रहे हैं और आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप उसके आसपास घूम रहे हैं लिखते हुए। बट हाँ, अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन में आपके प्रॉब्लम है कि किस चीज़ को पहले लिखना है और किस चीज़ को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ना थोड़ा सा आपको मॉडल आंसर भी एंड में बना के दे दिया है। तो बेसिकली आई हैव रिटन द मॉडल आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, जिसके अंदर फ्रेमवर्क बना दिया मैंने कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आपने गलती क्या की है, देखिए हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन के अंदर ये था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एम्पथी एंड द सिंपथी, यानी एम्पथी और सिंपथी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि इंपॉर्टेंस बढ़ानी है कंपैशन की वीकर सेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है। तो 2 पार्ट हैं, तो हमें ना उन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारी इंट्रो होगी ना वो 1/4 पेज से ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो यहाँ से शुरू हो रही है इंट्रो, तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होगा जो यहाँ तक हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट हम यहाँ से लेके यहाँ तक एड्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा 1/4 पेज के अंदर कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये बात आप गांठ बांध लो कि अगर आपकी इंट्रो 1/4 पेज यानी 35 वर्ड्स इससे कुछ ज़्यादा जा रही है तो आप गलत ट्रैक पे हैं। कंक्लूजन भी आपकी 35 वर्ड्स की होनी चाहिए। और उन्होंने 2 पार्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं, तो 1.5 पेज तो सिर्फ आपके पार्ट्स ले जाएंगे और इन 1.5 पेज में से भी ये आधा आ जाएगा। 3/4 पेज और 3/4 पेज पहले पार्ट का और सेकेंड पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ लेट्स कम कि इसको अप्रोच कैसे करना है। आपने बेसिकली क्या किया, आपने ना सबसे पहले तो बताया कि आपने बताया कि एम्पथी क्या होती है। ठीक है, फिर आपने इतने में उसका एग्जाम्पल लिखा, फिर आपने कंपैशन बताया, फिर आपने उसका एग्जाम्पल लिखा इतने में। मतलब एक पन्ना सिर्फ आपने एम्पथी और सिंपथी को एक्सप्लेन करने में दिखा दिया। और जहां आई मेन पार्ट की बात, एम्पथी और कंपैशन के बीच में डिफरेंस, वो आप लाए सेकंड पेज पे। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक पेज ही रखा क्वेश्चन की डिमांड को मीट करने के लिए। उसमें से आधे पन्ने में आपने सिग्निफिकेंस लिख दिया, फिर आधे पन्ने में आपने डिफरेंस लिखा, फिर आधे पन्ने के अंदर आपने सिग्निफिकेंस यहाँ से कुछ लिखा है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस के अंदर आप जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस 7-9 ये सब GS2 के ऊपर आप चले गए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको बेहतर लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि देखो इतनी सी इंट्रो होगी आपकी। इंट्रो क्या होगी, एम्पथी एंड द कंपैशन आर द 2 ह्यूमन वैल्यूज वेयर कंपैशन इज द नेक्स्ट स्टेप टू द एम्पथी। ऐसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर मैं डायरेक्ट टारगेट करूंगा डिफरेंसेस के बीच में, मैं यहीं से शुरू कर दूंगा। हिट्स द बुलजाई करना है हमें जीएस के आंसर्स में, जो पूछा गया है वही हमें डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस लिखेंगे और डिफरेंसेस के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे। जब भी हमें डिफरेंस लिखने हैं ना, तो हमें लाइन बना के लिखना है। एक तरफ मैं एम्पैथी लिख दूंगा, एक तरफ मैं कंपैशन लिख दूंगा। और मुझे ना एक आर्ट सीखना है कि किस तरह से मैं 10 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम एक पॉइंटर को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, एक पॉइंटर को एक्सप्लेन 10 वर्ड्स के अंदर करना है। तो यहाँ तक मैं लिख दूंगा डिफरेंसेस, उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करूँगा सिग्निफिकेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और सिग्निफिकेंस को मैं 3/4 पन्ने में दिखाऊंगा। अब सिग्निफिकेंस के अंदर भी मैं इसको 3 में तोड़ दूंगा। अब आप देखो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर वो किसी वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहा है तो वो 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले वो पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक लेते हैं, उस पॉलिसी को रिफॉर्म करते हैं। तो रेदर देन 1 2 3 4 5 लिखने के, आप इनको 3 भागों में तोड़ दो, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड फीडबैक। अब मैं आ जाता हूँ कि जैसे मैंने कंटेंट भी इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, कंपैशन एंड द एम्पैथी आर द 2 ह्यूमन वैल्यूज वेयर द कंपैशन इज द नेक्स्ट स्टेप टू द एम्पैथी। इंट्रो हो गई। फिर डिफरेंसेस कंपैशन और एम्पैथी का, तो जो आपने लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी है ना, उसके अंदर से हेल्पिंग वर्क सब गायब कर दो, बस मतलब की बात लिखो। कंपैशन क्या होता है, इट सिंपैथेटिक फीलिंग एंड द कंसर्न्स फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग। एम्पैथी क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट पुट द फीलिंग इनटू द एक्शन, जो कंपैशन होता है। दिस डज एम्पैथी डज नॉट मीन दैट पर्सन विल हेल्प। ठीक है, सेकंड डिफरेंस इनका ये हो गया। फिर आप जब एग्जांपल भी देंगे ना, वो कंटेक्चुअल एग्जांपल दे जो दोनों के अंदर सेम है। जैसे कंपैशन का एग्जांपल क्या है, इफ़ यू आर ऑफरिंग फूड टू द बैगर। बट एम्पैथी में क्या हो जाएगा, इफ़ आप सिर्फ पिटी फील करेंगे बैगर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक डिफरेंस क्या हो गया, दिस इज अ फीलिंग ऑफ द पिटी, कंसर्न एंड हेल्प।
और इसके अंदर क्या हो गया, इट इज़ ओनली अ फीलिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, एक डिफरेंस ये हो गया। ये एक पॉजिटिव फीलिंग होती है जैसे लव होता है कंपैशन के अंदर, ये नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है जैसे स्ट्रेस होता है। एक आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस होगा, आप इफ़ ए अगर एक पर्सन है वो सिर्फ एम्पैथी रखता है और वो कंपैशन नहीं रखता, तो उस केस में यहाँ पे उसको गिल्ट कॉन्शियसनेस हो सकता है। ठीक है, गिल्ट कॉन्शियसनेस क्या होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ही शुड हेल्प, अदर पर्सन इज सफरिंग, बट वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसको गिल्ट कॉन्शियसनेस होने लग जाएगा। उसकी कंसाइंस उसको बोलेगी कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तो एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको जब लैंग्वेज भी लिख रहे हैं ना, तो वो GS4 की लैंग्वेज लगनी चाहिए आपकी, ना कि GS2 की लैंग्वेज लगनी चाहिए। देन आप हाउ इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने लिख दिया पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करेगी, अगर आपके पास कंपैशन है तो आप क्या करोगे, यू विल बी एबल टू सी दी प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वनरेबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सिटीजन एंगेजमेंट पॉलिसी मेकिंग के अंदर बढ़ेगी, बॉटम टू अप पॉलिसी मेकिंग होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर कैसे हेल्प करेगा, ये क्या करेगा, अगर आप कंपैशनेट होगे तो हमेशा मोटिवेट रहोगे काम करने के लिए, आपकी आप गरीबों की मदद कर रहे हो, वनरेबल्स की मदद कर रहे हो। ठीक है, सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है ना वो बेटर हो जाएगा वनरेबल्स के थ्रू। एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन और वनरेबल्स के बीच में। ठीक है, और सेकंड क्या, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च करेगा तो कॉपरेशन फ्रॉम द सिटीजन्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, ये आर्चिक नेचर ऑफ गवर्नेंस है ना, कि आप अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर दोगे, जो रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म थ्रू दी फीडबैक। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आप क्या करोगे, फीडबैक लोगे और पॉलिसी को रिफॉर्म करोगे। जैसे एंगेजमेंट, यू विल एंगेज दी वनरेबल्स इन दी पॉलिसी, दिस विल एंगेज दी वनरेबल्स एंड व्यू ऑफ द सिटीजन विल बी टेकन केयर ऑफ, ताकि पॉलिसी को टाइमली अपग्रेड किया जा सके। इसके बाद आप इसमें कंक्लूड कर दोगे, कंक्लूजन आप इस तरह से कर दोगे, एम्पैथी और सिंपैथी को कैसे जनरेट करें उसकी किसी एक पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन ये पहला आपका आंसर था। अब हम आ जाते हैं दूसरे आंसर के ऊपर, कि दूसरे आंसर के अंदर आपने क्या गलती की है। ठीक है, तो हालांकि दूसरा आंसर भी आपने कंटेक्चुअल लिखा जो मुझे लगा, बट आप ये देखिए कि दूसरे आंसर में हुआ क्या है कि एनालाइज दी, इसने बोला है कि फैमिली के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रोल को एनालाइज करो एक आदमी के करेक्टर बिल्डिंग के अंदर। तो करेक्टर बिल्डिंग के अंदर फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल दिखाना है। तो जैसे ही आप ये पढ़ें आपको पता लग जाना चाहिए किस टॉपिक से आया है। तो ये सोशलाइजेशन से क्वेश्चन उठाया गया है, जो हमारे GS4 का वो है ना लाइक सिलेबस, तो ये सोशलाइजेशन से उठाया गया है टॉपिक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब आपको क्या करना है, एग्जामिनर को जब लिखो ना आप, तो पता लग जाना चाहिए कि इस लड़के को ना आइडिया लग गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से उठाया गया है। आपने क्या किया, आपने फैमिली को किया, उसके बाद आपने एजुकेशन के बारे में लिखा, और आपने बहुत जंबल तरीके से ना दोनों के रोल मेंशन कर दिए। ठीक है, आर्टिकल 21 यहाँ पे ले आए आप, कंपलसरी एजुकेशन GS2 का हिस्सा। ठीक है, देन यू कंक्लूडेड इट कि फैमिली एंड करेक्टर बिल्डिंग। कहीं पे भी ना आपके आंसर के अंदर मुझे ये नहीं लगा पढ़ के कि ये सोशलाइजेशन से लिंक कर पाए हो आप, और आपने करेक्टर के बारे में तो डिफाइन किया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर की बात हुई है, यहाँ से यहाँ तक करेक्टर की डेफिनेशन आएगी कि व्हाट इज करेक्टर। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखोगे कि करेक्टर बिल्डिंग किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस से लिंक्ड है, वो आप इतने में लिखोगे। ठीक है, फिर आप ये दिखाओगे कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ना उसके दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फैमिली होता है और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन आपका स्कूल होता है। फिर आप दिखाएंगे कि रोल ऑफ फैमिली इन करेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, ये आप दिखाएंगे, फिर यहां तक फैमिली का रोल लिखेंगे, फिर रोल ऑफ स्कूल इन करेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, वो आप यहां तक दिखाएंगे, देन यू विल कंक्लूड। अब इसके अंदर आपने क्या किया कि आप ना लैक कर रहे हो इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ठीक है, आप लैक कर रहे हो स्ट्रक्चरिंग के अंदर, कि भाई इंटरप्रेट करने के बाद उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। आप यहाँ देखिए कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, उसको कितना वेटेज मिलेगा, दूसरी चीज़ कौन सी आएगी, और किस किस पार्ट को कितने पेजेस में एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना था, करेक्टर की डेफिनेशन आनी थी 3-4 लाइनों में, फिर आपको करेक्टर और सोशलाइजेशन का रिलेशन बताते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन का लिखना था, फिर रोल ऑफ फैमिली इन करेक्टर बिल्डिंग, और उसको आप 75% ऑफ पेज देके रोल ऑफ स्कूल इन करेक्टर बिल्डिंग, और आखिरी की 3-4 लाइनों में यहाँ कंक्लूड कर देते आप। ठीक है, अब इसका मैं मॉडल आंसर आपको दिखाता हूँ। हालांकि आपने कंटेक्चुअल लिखी हैं चीज़ें। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा है, बट उसके अंदर क्या हो गया है कि आप
लाइक जो जिस तरह से पूछा गया है ना उस तरह के फ्लो में आप पिरो नहीं पाए हो, तो आप एक पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग भी थोड़ा इससे समझने की कोशिश करो कि मैंने इसको कैसे एड्रेस करूँगा अब मैं। ठीक है, मैंने इस आंसर में लिखा कि मैंने इसका लिखा करेक्टर इज एन अकाउंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ पर्सन और थिंग विद रेफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। एक अच्छी डेफिनेशन मैंने करेक्टर की लिखी कि एक पर्सन की क्वालिटीज़ हैं जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि करेक्टर बिल्डिंग सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। कैसे होती है? क्योंकि आप वैल्यूज इनकलकेट करते हो बच्चे में, तभी तो करेक्टर बिल्ड होता है। आपने एक कनेक्टिंग लाइन करके ये दिखा दिया छोटा सा। फिर आपने एक डायग्राम बनाया कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन सोशलाइजेशन। एक छोटा सा डायग्राम बना के आपने दिखा दिया, इतने से में आ जाए। इसको या तो साइड में बना दो, ठीक है, बचाने के लिए जगह। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि हाउ फैमिली इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन करेक्टर बिल्डिंग। तो मैंने ना इसको तोड़ दिया, ये तोड़ना सीखो आप अपने आंसर में। फैमिली के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो फादर होता है। ठीक है, एक फादर है घर के अंदर, फादर हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, तो आप भी आपके करेक्टर के अंदर भी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब डेवलप हो जाएगा, तो आपका करेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी। मदर केयरिंग होती है, तो आपके अंदर सिंपथी और एम्पथी आपके करेक्टर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट पेशेंस होते हैं, तो आपके अंदर लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके करेक्टर के अंदर। उसके बाद सिबलिंग्स के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आपका टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ना, ये आपके करेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा बन जाएगा। तो आपको दिखाना कैसे है, आप देखिए फ्लो में आ रहा है ना कि सबसे पहले आपने दिखाया भाई करेक्टर क्या होता है 3 लाइनों में, उसके बाद आप ये दिखाओगे कि करेक्टर सोशलाइजेशन से कैसे बिल्ड होता है इतने से में, फिर आपने दिखा दिया कि फैमिली किस तरह से करेक्टर बिल्डिंग का रोल अदा कर रही है। तो फैमिली में 1 2 3 4 लिखने के जगह आप ये लिख दो ना कि फादर है, फादर के अंदर ये वैल्यूज होंगी, तो आपके करेक्टर बिल्डिंग में ये वैल्यूज आ जाएंगी। मदर में ये वैल्यू होगी, करेक्टर बिल्डिंग इस चीज़ पे हो जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स में ये वैल्यू होती है, तो आपके करेक्टर में आ जाता है। सिबलिंग्स में एडजस्टमेंट होती है, तो आपके करेक्टर में ये चीज़ आ जाती है। फिर आप ये लिखोगे कि इफ़ योर फैमिली हैव ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, तो आप भी एक तरह से ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी आपके करेक्टर का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप अपने पिताजी को देखेंगे कि वो कभी भी घर के अंदर गलत पैसा लेके नहीं आ रहे हैं, तो आपका करेक्टर बिल्डिंग करप्शन के अगेंस्ट होगा। अगर वो आपकी मदर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इफ़ ही इज़ रिस्पेक्टिंग मदर, तो आप क्या करोगे, जेंडर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके करेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना था ये चीज़। फिर आप ये लिखेंगे स्कूल्स के अंदर किस तरह से करेक्टर बिल्डिंग होती है, तो आप ये दिखाओगे जब आप स्कूल में जाओगे, कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ एक्सपोजिशन करता है, मतलब वो अपनी वैल्यूज़ जो घर में उसने अटेन की है ना उनको दिखाता है। कोई भी 4-5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा तो घर की जो बचपन की वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे एक्सपोजिशन करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो अगर तो वो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी तो जो टीचर्स हैं ना उस वैल्यूज़ को रिवॉर्ड करेंगे और वैल्यूज स्ट्रेंथन होकर उसके करेक्टर का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, अगर वो वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तो वो वैल्यूज़ टीचर्स क्या करेंगे, उसको रिकैलिब्रेट करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ और करेक्टर बिल्डिंग के अंदर तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या होता है स्कूल्स के अंदर किस तरह से करेक्टर बिल्ड करता है, एक बच्चा अपने टीचर को देखेगा तो उसका करेक्टर बिल्ड होगा। अगर वो पंचुअल है स्कूल आने में तो वो भी पंचुअल हो जाएगा। फिर स्कूल के अंदर वो अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करेंगे और बुक्स के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ट्रेट्स जब पढ़ेंगे तो वो ट्रेट्स उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेंगे और वो करेक्टर में चले जाएंगे। अगर वो स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लेंगे तो उनको स्पोर्ट्समैनशिप का पता लगेगा, तो वो हेल्पफुलनेस और ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाएंगी करेक्टर बिल्डिंग। तो इस तरह से आपको करना क्या है, आपको देखिए ना आप कि करेक्टर के बारे में लिखा 2-3 लाइनें, फिर आपने करेक्टर और सोशलाइजेशन को लिंक किया, फिर आपने देखा कि फैमिली किस तरह से रोल अदा करती है, तो उसमें भी फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स सिबलिंग का बताया आपने, उनकी वैल्यूज़ किस तरह से इनकलकेट होती हैं। फिर आपने स्कूल का बताया कि आपने घर में तो जो सीख लिया बट आप स्कूल में आए तो स्कूल में कुछ वैल्यूज़ इनकरेज होंगी, कुछ डिस्करेज होंगी, और कुछ टूल्स होते हैं स्कूल में जो आपकी वैल्यूज़ को जिनसे जनरेट होती है और कैसे होती है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कंटेक्चुअल चीज़ें लिख रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि टॉपिक क्या पूछ रहा है, बट आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, आप ना पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट्स है ना उनको सही वेटेज नहीं दे रहे। ठीक है, कि किस पेज में कितनी वेटेज मिलेगी, ठीक है, कंटेंट की। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इंट्रो जो है ना वो हमेशा कीवर्ड की होगी और वो 3-4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होगी, कंक्लूजन 3-4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होगा। और कभी भी लंबे पैराग्राफ में नहीं लिखना, आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पैराग्राफ कर रहे हैं। आप एक आर्ट सीखो कि सिर्फ 5-6 वर्ड लिखे और उसको एग्जाम्पल के साथ आपने सब्सटैंशिएट कर दिया। तो आई होप ये फीडबैक आपको हेल्प करेगा अपने नेक्स्ट अगर आप इसको देखेंगे आंसर्स को इम्प्रूव करने में। थैंक यू, बाय।